इलेक्ट्रिक फ्लक्स FLUX। तो इसमें सबसे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एज अ बेसिक्स, उनकी जरूरत पड़ेगी, पहले वो समझ लो। सबसे पहला पॉइंट लिख लो क्वेश्चन बना के, हाउ टू कन्वर्ट an area, अंडर ब्रैकेट में लिख लेना स्केलर, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है। हाउ टू कन्वर्ट एन एरिया अंडर ब्रैकेट स्केलर ब्रैकेट क्लोज इनटू एन एरिया वेक्टर, क्वेश्चन मार्क। तो समझ लो प्रोसेस। मान लो ये एक स्क्वायर शीट है ना, तो ये जो सरफेस है ये है इसका प्लेन, ठीक है, प्लेन ऑफ एरिया, ठीक, इसमें कोई दिक्कत? चूंकि स्क्वायर है तो अगर साइड ए होता तो एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। सर्कुलर होता तो एरिया कितना होता, पाई ए स्क्वायर, या रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, है ना। रेक्टेंगुलर होता तो एल इंटू बी, यही सब होता। तो देखो हम क्या करते हैं, इस एरिया को वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसके प्लेन पर, यहाँ पे प्लेन पर किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहें या नॉर्मल डायरेक्शन कहें, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया या नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया, ठीक। ये यूनिट वेक्टर हम ऊपर भी डाल सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब एरिया मान लिया S, और ये यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर, n कैप से इंडिकेट करेंगे, ठीक। तो अब हमारे पास दो बातें हो गई, एक इसका एरिया हो गया S और एक हो गया n कैप। n कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो प्लेन ऑफ एरिया पे नॉर्मल है या प्लेन ऑफ एरिया पे परपेंडिकुलर है, इधर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, सिंपली एरिया की वैल्यू को इस n कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और ऐसा ही करते हैं जब हम यूनिट वेक्टर की मदद लेते हैं डायरेक्शन असाइन करने के लिए, हम गिवन मैग्नीट्यूड को सिंपली पर्टिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ही यहां भी हम करते हैं, बट यहां वो यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया होगा, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया होगा, ठीक, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही ना उस एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। तो जब यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन है तो वो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन होगा या परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। क्लियर है बात? तो फिगर से देख लो कि कॉपी में कैसे नोट करें। एरिया जो कि क्या था, स्केलर क्वांटिटी, इसको हमको कन्वर्ट करना था किसमें, एरिया वेक्टर में। कैसे? एरिया हो गया S या एक सर्कुलर एरिया ले लिया, है ना, इसका भी एरिया हो गया S। तो यहाँ पे अगर साइड है A तो एरिया हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ अगर रेडियस है R तो एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। हमको क्या करना है, हमको करना है किसी भी पॉइंट पे एरिया के प्लेन के किसी भी पॉइंट पे हमको क्या करना है, एक नॉर्मल डायरेक्शन में
यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर देना है एन कैप, ठीक है। एन कैप ये क्या है? एन कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, ठीक। तो एस वेक्टर क्या हो जाएगा? एस इंटू एन कैप, मतलब ए स्क्वायर इंटू एन कैप, ठीक। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर क्या होगा? या तो हम सिंपली कहेंगे अलोंग एन कैप, और याद रखेंगे कि एन कैप की डायरेक्शन क्या होती है? क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। और नहीं तो हम वही बात लिख देंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे या नॉर्मल कहेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। कहाँ पे? द प्लेन, इसका एरिया, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे एस वेक्टर क्या हो जाएगा? एस इंटू एन कैप पाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप, ठीक। यहाँ भी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ एन कैप क्या, एस वेक्टर क्या होगा? वही, या तो अलोंग एन कैप, या हम पूरा लिख देंगे परपेंडिकुलर, या फिर नॉर्मल, किसके? टू द प्लेन ऑफ एरिया के, ठीक। एक और एग्जांपल इसको समझने के लिए देख लो कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं, ये y x z है ना, ये सर्कुलर एरिया रखा हुआ है। तो जब इसके प्लेन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस सिचुएशन में, है ना, तो वो किधर होगा? y डायरेक्शन में। तो हम इस एन कैप की जगह जे कैप भी रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? जे कैप, मतलब पाई आर स्क्वायर एन कैप, या फिर पाई आर स्क्वायर जे कैप। इस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस इस केस में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? इसी में एक और छोटा सा देख लो, एक्स वाई जेड, अगर वो एरिया किसी रोटेशन पे होता, तब क्या होता? तो इस केस में देखो ये कुछ एंगल पे है ना, तो यहां भी प्रोसेस नहीं बदलेगी। एस वेक्टर क्या होगा? यहां भी एस वेक्टर होगा वही, बस डायरेक्शन क्या होगी? at theta angle with respect to y axis, ठीक है, क्लियर है। तो एरिया को वेक्टर में कैसे बदलेंगे वो क्लियर है। ये लिख लो एग्जांपल्स के तौर पर फटाफट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो हेडिंग बना के, component of a vector
component of a vector along another vector, along another vector. देखो कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझते हैं। ये डायरेक्शन किसकी हो गई? एस वेक्टर की, है ना। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ ऐसा हो, थीटा 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 थीटा। देखो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर वो क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर एलोंग एस वेक्टर क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर एलोंग एस वेक्टर क्या होगा? और यहां भी सेम चीज, कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर एलोंग एस वेक्टर कहेंगे, या हम यहां क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू प्लेन ऑफ एरिया कहेंगे। एक ही बात है। तो देखो कंपोनेंट्स के कंसेप्ट से क्या था? ये साइन थीटा कंपोनेंट्स थे, है ना। तो ये कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे? कॉस वाले। ये हो गया कौन सा? बी कॉस थीटा। ये कौन सा हो गया? एफ कॉस थीटा। ये कौन सा हो गया? ई कॉस थीटा। अगेन यहाँ भी इस डायरेक्शन में कौन हो गया? ई कॉस थीटा। समझ गए? क्लियर है? कंपोनेंट अलोंग अ गिवन वेक्टर। लिखो इसको जल्दी से, इसकी जरूरत पड़ेगी फ्लक्स को डिफाइन करने में। चलो अब टॉपिक लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से समझने के लिए हमको ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है ना। पहला पॉइंट लिख लो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी दूसरा लिख लो सिंबल। जो सिंबल होता है इसका वो होता है कुछ ऐसा, जीरो लिख के ये डंडा लगा देंगे, फाइव, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होगा। ठीक। अब तीसरा पॉइंट, इसका डेफिनेशन लिख लो सिंपल सा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
number of field lines passing normally through, normally का मतलब perpendicularly, number of field lines passing normally through the given area, through the given area is called electric flux, is called electric flux through that area, through that area. ठीक, तो पहले इसका एक सिंपल सा मतलब समझो। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया ले लिया, ठीक है, और इस एरिया से बहुत सारे फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। ठीक, तो गौर से देखो तो इसमें कौन कौन से फील्ड लाइन तुम्हें परपेंडिकुलरली दिखाई देंगे। एक ये वाला है ना, ये वाला और एक लास्ट वाला। फील्ड लाइन तो बहुत सारी पास कर रही थी, बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितनी पास कर रही थी? सिर्फ उतनी 4, है ना। तो यहां हम कहेंगे फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एरिया इक्वल टू कितना? 0.4 बस। ठीक, तो फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। कैसी फील्ड लाइंस? जो एरिया के परपेंडिकुलर, मीन्स प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लो, तो डेफिनेशन का जो बेसिक सेंस है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला भी इसका धीरे से हम निकाल लेंगे। कैसे? मान लिया कि गिवन एरिया है S, परपेंडिकुलर किधर होगा? इस तरफ, है ना, और इसी डायरेक्शन में एस वेक्टर भी होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो सेम होगी। क्लियर है बात? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लिया कि कहीं इस डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर कितना? इतना। तो अभी अभी हम कंपोनेंट्स की बात पढ़े हैं, एरिया वेक्टर के अलोंग फील्ड लाइन क्या होगी? है ना। फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा इसका कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग एरिया वेक्टर और along n cap और इंटू सिंपली एरिया। ठीक, क्या हो गया ये? E cos थीटा इंटू S, है ना। इसको पलट के हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एरिया वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, जो किसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का, क्योंकि जो थीटा था वो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ना। और अब देखो इसमें स्पेशल केस लग जाएगा।
ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन। ये कोई एरिया वेक्टर हो गया। इस केस में जो एरिया वेक्टर है, मतलब जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, वो इस तरफ हो गया। इस केस में तो ये सिचुएशन कौन सी है? 0 डिग्री की है। ये 90, ये और ये। इस केस में फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव फ्लक्स होगा। इस केस में फ्लक्स कैसा होगा? 0 होगा। और इस केस में फ्लक्स कैसा होगा? निगेटिव फ्लक्स होगा, क्योंकि कॉस क्वांटिटी माइनस होगा। तो इसको हम सिंपली पॉजिटिव फ्लक्स भी कहते हैं। ये सिंपली 0 फ्लक्स कहलाएगा और ये सिंपली निगेटिव फ्लक्स कहलाएगा। ठीक, क्लियर है? जब हमको बड़े एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालने की जरूरत होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले इस बड़े एरिया को छोटे एरियाज में तोड़ लेते हैं। तो मान लेते हैं एक छोटा सा टुकड़ा है इस एरिया का, ds, एलिमेंटल एरिया। ठीक, जो इसमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर हुआ या फिर ds वेक्टर हुआ। ds वेक्टर क्या होगा? ds इंटू n कैप, है ना? और इनके बीच में एंगल, मतलब इस एलिमेंटल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल मान लीजिए कितना? थीटा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया निकाल लेंगे। तो चूंकि एलिमेंटल एरिया छोटा है इसलिए d5 लिख दिए। क्या हो जाएगा? E इंटू ds cos थीटा। जो कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर होगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा? ds cos थीटा होगा, इस कंसेप्ट से, है ना? ये किसमें बदल जाएगा तुम्हारा? E डॉट ds में, है ना? और सेकेंड स्टेप में टोटल फ्लक्स थ्रू टोटल एरिया S, वो क्या हो गया? पाई E हो गया, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी?
ठीक, क्लियर है? ये जो वैल्यू है वो है फॉर ओपन एरिया। नोट करके फॉर क्लोज्ड एरिया भी लिख लेते हैं। तो क्लोज्ड एरिया के केस में इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस इंटीग्रेशन जो है वो क्लोज्ड इंटीग्रल होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन के सिंबल पे 0 बिठा देंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल मीन्स एरिया जो है वो कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक, है बात? इसमें एक और चीज समझ लो, जैसे अगर मान लो जैसे ये बॉल के एरिया को छोटे छोटे एरिया में तोड़ दिया, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं कि 10 या 20 या 30 एरिया से बना हुआ है टोटल, है ना? तो जहां पे एलिमेंटल एरिया की वैल्यू बड़ी है वहां पे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंटल एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल लेंगे, है ना? और फिर उसको जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होगा, 0 होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। तो जैसे चार्ज को जोड़ते थे एडिटिव प्रॉपर्टी से, वैसे ही टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हर एलिमेंटल एरिया से कितना फ्लक्स है, पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव, उसको निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक, यहां भी देखो जैसे ये एक सरफेस, तो इस सरफेस का ये देखो, इस सेक्शन में देखो तो बड़े बड़े एरिया हैं, मतलब जो एलिमेंटल एरिया हमका साइज ठीक ठाक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंटल एरिया के थ्रू पहले फ्लक्स निकालेंगे और जोड़ देंगे ताकि पूरा फ्लक्स निकल जाए इस पूरे एरिया से। ठीक, लेकिन गौर से देखो ये क्या है, जाली टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, मीन्स एलिमेंटल एरिया छोटा हो गया। तो जब ये छोटा हो जाएगा मीन्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, देन वी विल यूज इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो हम पूरे एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंटल एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे और पूरे एरिया के अलोंग इंटीग्रेट कर देंगे। तो एरिया अगर ओपन है तो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, और अगर एरिया क्लोज्ड है तो हम यूज करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है, ये फ्लक्स की थ्योरी पूरी